हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और मैं आज एक साईफाई हॉरर मूवी लेके आई हूं, द लास्ट डे ऑन मार्स। अगर आपको सर्वाइवर मूवी पसंद है तो ये वन ऑफ बेस्ट मूवी है। जस्ट डिफरेंस इज यहाँ पे हम अर्थ पे नहीं मार्स पे रहेंगे। 2013 में रिलीज हुई थी ये मूवी, जिसे डायरेक्ट किया है रोवेरी रॉबिन्सन ने और मेन कास्ट है लिव श्राइबर, ओलिविया विलियम, रोमोला गेरारी, जॉनी हैरिस और एलियास। 2040 में अरोरा मार्स मिशन के लिए कुछ साइंटिस्ट की एक टीम मार्स पे जाती है। इनका स्पेसशिप और मेन क्रू मेंबर्स ऑर्बिट में ही रहने वाले थे, तो इनमें से 8 साइंटिस्ट मार्स पे लैंड करने वाले थे। इनका काम था बेस क्रिएट करना और आगे 6 महीनों के लिए अलग अलग जगह के ग्राउंड मिनरल्स और सैंपल्स को टेस्ट करना। 6 महीने के बाद अरोरा से कुछ क्रू लैंडर्स इनको वापस लेके जाने वाले थे, ऐसा कुछ ये मिशन था। मूवी शुरू होती है तब इनके 6 महीने बीत चुके थे और आखिरी दिन बचा था। हम देखते हैं साइंटिस्ट के सैंपल इकट्ठा कर रही थी, उसे पिकअप करने विंसेंट और रेबेका जा रहे थे। तो दूसरी जगह पे मार्को कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके बेस आता है। इनका लीडर ब्रूनेल मेन स्पेसशिप को कांटेक्ट करता है और आगे 19 घंटों के बाद इनका लैंडर आने वाला था, इसीलिए ब्रूनेल सबको अर्जेंटली फाइनल ब्रीफिंग करने के लिए बुलाता है। सब लोग अपना काम अधूरा छोड़ के आते हैं। तो पिछले 6 महीने से इनको कोई भी खास मिनरल सैंपल्स नहीं मिले थे। ऊपर से काम अधूरा छोड़कर ब्रूनेल ने अर्जेंटली सबको बुलाया था, इसीलिए किम बहुत ही गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड थी। बेस के अंदर ब्रूनेल, हैरिंगटन, मार्को, एरविन, लॉरा ये सब लोग थे। जहाँ मार्को जो सैंपल लेके आया था वो उनको एनालाइज कर रहा था। फिर वो अचानक से ब्रूनेल को एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस ड्रिलिंग की साइट पे जाना है। तूफान के कारण गेमारे सेंसर्स बंद पड़े थे, उसे वो किसी भी हालत में ठीक करने थे। अब ना चाहते हुए भी ब्रूनेल उसे अलाउ करता है। फिर मार्को हैरिंगटन को लेके निकलता है। अब उतने में ही किम, रेबेका और विंसेंट आते हैं और देखते हैं कि ये दोनों बाहर जा रहे। अब इस बात से किम भड़क जाती है और ब्रूनेल से आर्ग्यूमेंट करती है कि उसे तो सैंपल कलेक्ट करने नहीं दिया, अब ये दोनों बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी टीम में किम सबसे ज्यादा मेहनती और इम्पोर्टेंस देने वाली मेंबर थी। उसको पता था कि एक छोटे से सेंसर के लिए मार्को जा नहीं सकता, जरूर कुछ खास बात होगी, इसलिए वो जानबूझकर मार्को की प्राइवेट लॉग और रिसर्च फाइल ओपन करती है। फाइल्स और रिसर्च देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मार्को ने आज वो रॉक सैंपल लाया था, उसमें अजीब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ब्लॉक बने हुए थे। जब ये लोग एनालाइज करते हैं तब इनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो एक्चुअली बैक्टीरिया सेल्स डिवीजन थे, यानी एक प्रकार का बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिक जीव है जो मार्स पे डेडली एनवायरनमेंट के पत्थरों में तैयार हो रहा था, फैल रहा था। मार्को को ये जानकारी पता चली थी और वो इसी बैक्टीरिया के सैंपल लेने वहाँ गया था। यहाँ पे पूरा क्रेडिट वो खुद लेना चाहता था, इसीलिए बाकी लोगों को उसने बताया नहीं था। फिर ब्रूनेल डिसाइड करता है कि ये सारी डिस्कवरी वो मेन शिप और अर्थ पे सेंड करेगा ताकि क्रेडिट पूरी टीम को मिले। और फिर वो मार्को और हैरिंगटन को रिटर्न आने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन तब तक मार्को साइट पे पहुंच गया था। वो ड्रिलिंग करके सैंपल्स निकालता है और वो सैंपल देख के वो खुशी से पागल हो जाता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन उतने में ही जहाँ खड़ा था वो पूरी जमीन धंस जाती है और पानी के भाव बहुत प्रेशर से ऊपर आने लगती है और ये गड्ढे में गिर के मार्को का हेलमेट टूट जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब ये नजारा देख के हैरिंगटन तुरंत इन्फॉर्म करता है। थोड़ी देर बाद ब्रूनेल और लॉरा यहाँ आते हैं, उन्हें ये पूरी सिचुएशन समझ आती है। अब गड्ढे से बॉडी निकालने के लिए इन्होंने प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं लाए थे। ब्रूनेल और हैरिंगटन वापस बेस चले जाते हैं ताकि इक्विपमेंट लेके आए और लॉरा वहीं पे रुकती है। बेस में ब्रूनेल मार्को के डेथ की खबर देता है, इससे सब लोग उदास हो जाते हैं। फिर ये लोग कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके मार्क के डेथ की जानकारी देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की डिस्कवरी की न्यूज नहीं देते। ब्रूनेल डिसाइड करता है कि पहले बॉडी निकालेगा फिर बाद में बताएगा। फिर ब्रूनेल, विंसेंट, एरविन, रेबेका चारों इक्विपमेंट लेके उस जगह जाने के लिए निकलते हैं। जाते वक्त वो वापस लॉरा को कांटेक्ट करते हैं। लॉरा भी उनको रिस्पॉन्स देती है, पर उतने में ही रोवर के बाहर अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई जोर जोर से रोवर की डोर्स ओपन करने की कोशिश कर रहा है। लॉरा डरते हुए आगे बढ़ती है और तब अचानक से रोवर की डोर ओपन करके कोई अंदर घुसता है। ये सीन वहीं पे खत्म हो जाता है। अब वो आवाज किसकी थी, लॉरा का क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं चलता। काफी देर के बाद इनकी टीम उस जगह पहुंचती है। लॉरा का कुछ अता पता नहीं था। उनको लगता है कि शायद वो मार्को को देखने के चक्कर में खुद भी गिर पड़ी होगी। फिर विंसेंट रोप के सहारे नीचे उतरता है। नीचे बहुत बड़ी केव थी और हर जगह फंगस जैसे बैक्टीरिया फैले हुए थे, लेकिन वहाँ ना ही मार्को था ना ही लॉरा। आसपास की जगह छानबीन करने के बाद उनको 2 लोगों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो बेस की तरफ जा रहे थे। अब ये देख के दोनों भी आश्चर्य होते हैं कि अगर मार्को और लॉरा जिंदा है तो वो रोवर से क्यों नहीं जा रहे, चल के क्यों जा रहे। ये लोग भी बेस पे कांटेक्ट करके वहाँ के लिए निकलते हैं। बेस में किम और हैरिंगटन थे, उनको अलर्ट मिलता है। जब वो लोग कैमरे से देखते हैं तब उनको पता चलता है कि मार्क और लॉरा है। फिर हैरिंगटन डोर ओपन करके मार्क को अंदर लेके जाता है। जब वो उसका हेलमेट निकालता है जो कि टूटा हुआ था, मार्क
मार्क का चेहरा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। मार्क का पूरा फेस डिकम्पोज हो रहा था, एक ज़ॉम्बी की तरह क्रीचर बन गया था वो। मार्क को वहीं पे ड्रिल मशीन उठाता है और हैरिंगटन को मार डालता है। उतने में ही किम वहाँ आती है और ये दोनों भी ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। किम भागते हुए एक लैब में जाती है जहाँ मार्को और लॉरा उस पे हमला करते हैं, उनकी फाइट होती है। अब तक बाहर ब्रूनेल और बाकी टीम मेंबर्स आ जाते हैं। ब्रूनेल पहले अकेला अंदर जाता है जहाँ वो हैरिंगटन की लाश देखता है, आसपास पूरा खून फैला हुआ था। किम एक लैब से बाहर आती है और उसे लॉक कर देती है। ब्रूनेल तुरंत किम को सूट पहना के उसे बाहर भेजता ताकि वो सेफ रहे, लेकिन जब ब्रूनेल बाहर आने वाला था तब अचानक से मार्को उस पे हमला करता है, जिससे ब्रूनेल जख्मी हो जाता है और उसी हालत में बाहर जाता है। किम पूरे बेस को लॉक कर देती है। वो लोग जख्मी ब्रूनेल को सामने वाले हाइड्रो लैब में लेके जाते हैं, वहाँ ब्रूनेल पे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अचानक से वो एरविन को पास बुलाता है और उस पे हमला करता है, जिसमें एरविन की नेक पे जख्म हो जाती है और थोड़ी देर के बाद ब्रूनेल मर जाता है। अब सिर्फ किम, विंसेंट, एरविन और रिबेका बचे हुए थे। थोड़ी देर के बाद बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। जब ये लोग चेक करते तो पता चलता है उन ज़ॉम्बीज ने मेन बेस का एयरलॉक बॉम्ब से उड़ा दिया है और अब वो बाहर आजाद है। अब इनको किसी भी तरह अरोरा शिप को कांटेक्ट करना था, जो कि सिर्फ मेन बेस से ही पॉसिबल था। तभी विंसेंट को क्लिक होता है कि नीचे अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, जिनसे वो आसानी से ज़ॉम्बी से बच के जा सकते हैं। सो वो इक्विपमेंट लेके पाइप से निकल जाता है। तो यहाँ पे किम और रेबेका ब्रूनेल का ब्लड सैंपल टेस्ट करने लगती है। तो इनको पता चलता है जो बैक्टीरिया के सैंपल्स इनको मिले थे वही बैक्टीरिया इनके पूरे ब्लड में फैला हुआ है। इवन ब्रूनेल की मौत के बाद भी बैक्टीरिया उसके ब्लड को तेजी से कंज्यूम कर रहे थे। इस बैक्टीरिया के कारण ही मार्को और लॉरा ज़ॉम्बी की तरह बने हुए थे। रिबेका को लैब में कुछ एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, तो उनको आइडिया आता है कि अगर ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो इस एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया मर भी सकते हैं या एटलीस्ट उनका असर धीमा हो सकता है। फिर वो लोग ब्रूनेल को वो एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। ब्रूनेल का पूरा चेहरा काला पड़ने लगता है। एंटीबायोटिक्स के कारण उसकी बॉडी पूरी तड़पने लगती है। जब ये उसका ब्लड सैंपल चेक करते तो उन्हें दिखता है कि ब्लड में जो बैक्टीरिया सेल्स थे वो मर रहे हैं और उनकी ग्रोथ रुक गई है। अब ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली कुछ सोल्यूशन तो मिला। उतने में ही बाहर के दोनों ज़ॉम्बीज मेन बेस की तरफ जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पे विंसेंट गया था। सो ये तुरंत एयरलॉक चेम्बर ओपन करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज यहाँ आए। लॉरा पहले यहाँ पे आ जाती है तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स वेपर डाल के एयरलॉक का चेम्बर प्रेशराइज कर देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा तड़पने लग जाती है और गिर जाती है। अब ये सब लोग खुश हो जाते हैं कि ज़ॉम्बी शायद मर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ब्रूनेल का ब्लड सैंपल चेंज होने लगता है। बैक्टीरिया ने इस एंटीबायोटिक्स को अडॉप्ट किया था, रेजिस्ट किया था, और अब इन एंटीबायोटिक्स का उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। बैक्टीरिया फिर से रीग्रो होने लगता है, यानी इनका ये सोल्यूशन जस्ट एक टेम्पररी था। तो दूसरी जगह पे विंसेंट अंडरग्राउंड पाइप से बेस पहुंच जाता है। वो कॉम सिस्टम रिपेयर करके अरोरा से कांटेक्ट भी करता है, लेकिन उतने में पावर चली जाती है। जब वो चेक करता है तो सामने ही उसे हैरिंगटन दिखता है जो कि ज़ॉम्बी बना था और सारे वायर्स को काट रहा था। वो विंसेंट के ऊपर हमला करता है। इन दोनों की काफी फाइट होती है, लेकिन हैरिंगटन मरता नहीं है। तो विंसेंट उसे वहीं पे गिरा के भाग जाता है पाइप से वापस हाइड्रो लैब में, लेकिन यहाँ पे हैरिंगटन उसका पीछा करते हुए लैब आ जाता है। ये लोग उसको रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब थे। तो किम उसके ऊपर एसिड डालती है तो वो स्लो हो जाता है। उतने में ही विंसेंट, रिबेका और एरविन उस लैब से निकल जाते हैं, लेकिन जब किम बाहर आने वाली थी तब एरविन जानबूझ के उसे अंदर ही लॉक कर देता है, जिससे किम वहीं पे फंस जाए। और उतने में ही हैरिंगटन वहाँ आके किम को मार डालता है। यहाँ पे एरविन बाकी लोगों से झूठ कहता है कि किम नहीं बच पाई। असल में एरविन भी इन्फेक्ट हुआ था, इसीलिए धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। अब ये लोग एयरलॉक ओपन करके बाहर आने वाले थे। वहीं पे लॉरा थी जो कि एंटीबायोटिक्स के कारण पैरालाइज हुई थी। उतने में ही वो उठकर इनके ऊपर हमला करती है, जिसमें रेबेका इंजर्ड हो जाती है। लॉरा को वहीं पे गिरा के ये लोग एयरलॉक से बाहर आते हैं और रोवर में बैठ के दूर जाने लगते हैं। अब बेस में टोटल 5 ज़ॉम्बीज थे, किम, ब्रूनेल, हैरिंगटन, लॉरा और मार्को। और अरोरा से रेस्क्यू टीम आने के लिए 10 घंटे बचे हुए थे। इन लोगों को बस उस लैंडिंग लोकेशन तक पहुंचना था। कुछ देर के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके रोवर में फ्यूल बहुत ही कम है, उससे ये लोग लैंडिंग साइट पे नहीं पहुंच सकते। एरविन सजेस्ट करता है कि इनको चल के जाना चाहिए, लेकिन रेबेका बहुत ही इंजर्ड थी। तो एरविन सजेस्ट करता है कि उनको रेबेका को उधर ही छोड़ के जाना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है। इस पे रेबेका भड़क जाती है, कहती है कि तुम पे भी ब्रूनेल ने हमला किया था तो तुम भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकते हो। ये सुन
के एरविन टॉपिक चेंज करता है और बताता है कि शायद हमें ड्रिलिंग साइट पे जाना चाहिए जहाँ पे रोवर थे और उसकी पावर भी फुल है, हम उससे आराम से लैंडिंग लोकेशन पे जा सकते हैं। सो ये लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग ड्रिलिंग साइट पे पहुंच जाते हैं। इनको पहले तो उस रोवर को चेक करना था और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था क्योंकि ज़ॉम्बीज इनके पीछे थे, कभी भी हमला कर सकते हैं। फिर भी विंसेंट जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन एरविन डिसाइड करता है कि वो जाएगा। वो ये खतरा लेने के लिए तैयार होता है और सूट पहन के धीरे धीरे इस अंधेरे में निकल जाता है। डरते डरते वो उस रोवर तक तो पहुंच जाता है। उसका फ्यूल एंड पावर पूरा फुल था। अब उसे रोवर लेके यहाँ आना था, लेकिन वो विंसेंट को कांटेक्ट करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें रेबेका को छोड़ के अकेले ही यहाँ पे आना होगा, हम दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। रेबेका ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, वो कभी भी ज़ॉम्बी बन के हम पे हमला कर सकती है। लेकिन विंसेंट इसके इस बिहेवियर से काफी भड़क जाता है। वो तुरंत भागते हुए रोवर लाने के लिए जाता है, लेकिन विंसेंट को ऐसा गुस्से में आते हुए देख एरविन खुद ही रोवर लेके भाग जाता है। ये देखते हुए विंसेंट वापस उसी रोवर में आता है और आगे निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ रहा था, इसीलिए आगे एक सेफ जगह जाके लोग छुप जाते हैं। अब सिर्फ 8 घंटे बचे थे रेस्क्यू टीम को यहाँ पे आने के लिए। ये डिसाइड करता है कि सुबह होने पर सोलर पैनल से रोवर को चार्ज कर सकते हैं और फिर उसके बाद लैंडिंग साइट पे पहुंच जाएंगे। अगर ज़ॉम्बीज ने फिर से इनके ऊपर हमला किया तो उनको मारते हुए ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सुबह हो जाती है और अरोरा शिप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बैड सिग्नल के कारण कोई कांटेक्ट नहीं होता और फिर वहाँ से रेस्क्यू शिप निकल जाती है। विंसेंट सुबह उठने के बाद देखता है कि रेबेका रोवर में नहीं है, बाहर उसके फुटप्रिंट्स थे। वो उसका पीछा करता है। काफी दूर पहुँचने के बाद रेबेका को वो कांटेक्ट करता है। उसकी बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल गया था और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो विंसेंट पे हमला ना करे, लेकिन फिर भी विंसेंट उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे साफ साफ कह देती कि उसे इस हालत में छोड़ के चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। कोई ऑप्शन ना होने के कारण फाइनली वो अपना हेलमेट निकालती है और उसे बाय कह के वहीं पे गुजर जाती है। विंसेंट इस बात से दुखी होता है और जाने के बजाय वहीं पे उसकी बॉडी पकड़ के रोने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रेबेका अपनी आंखें खोलती है और विंसेंट पे हमला करने लगती है। पूरी तरीके से वो ज़ॉम्बी बन गई थी। विंसेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए साइड में पड़ा हुआ एक पत्थर लेता है एंड रेबेका के सर पे मारता है, जिससे रेबेका फाइनली मर जाती है। उतने में ही ये दूर से ही देखता है कि रेस्क्यू शिप यहाँ पे लैंड कर रही है, इसीलिए वो अपना रोवर लेके लैंडिंग साइट पे जाने के लिए पहुंचता है। विंसेंट जब वहाँ जाता है तब देखता है कि ज़ॉम्बीज ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ ऊपर से रेस्क्यू टीम को भी यही लगता है कि ये उनके ही टीम के लोग हैं, इसीलिए वो डोर ओपन कर देते हैं और ये सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उतने में ही दूसरे साइड से एरविन उसका रोवर लेके आता है। विंसेंट भी भागते हुए इनको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो पहुंचने से पहले ही सारे रेस्क्यू टीम मर चुकी थी। सबकी लाशें आसपास पड़ी हुई थी। एरविन का भी कुछ पता नहीं था। आसपास काफी ज़ॉम्बीज थे। उनसे बचते हुए विंसेंट खुद शिप में आता है। अंदर कॉकपिट में आर्मिन बैठा हुआ था, वो भी जख्मी था और वो भी इन्फेक्टेड था। वो विंसेंट को देख के कहता है कि मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। विंसेंट उसे उसके बेटी का नाम बताता है, ईला। आगे वो उसे बताता है कि हमें पृथ्वी पे नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अर्थ पे हमें नहीं लेके जाना है। अब ये सुन के एरविन विंसेंट के ऊपर हमला करता है। दोनों के भी काफी फाइट सीन होते हैं और उतने में ही एरविन शिप को चालू करता है और थोड़ी देर के बाद शिप स्पेस में पहुंच जाती है। विंसेंट फिर से उसके ऊपर हमला करता है, पर इस बार वो अपना हेलमेट एरविन के फेस पे जोर जोर से मारने लगता है। एरविन का पूरा खून निकलने लगता है और वहीं पे वो मर जाता है। इवन सारा खून जीरो ग्रेविटी के कारण पूरे शिप में फैलने लगता है। विंसेंट का हेलमेट भी टूट गया था और उस पर भी सारा खून लग जाता है। तो विंसेंट तुरंत एरविन की बॉडी और खुद का हेलमेट निकाल के एयरलॉक ओपन करता है, जिससे एयर प्रेशर से एरविन की बॉडी और सारा खून स्पेस में चला जाता है। आगे विंसेंट अरोरा शिप में कांटेक्ट करता है और फाइनल रिपोर्ट देता है कि इस बैक्टीरिया के कारण अब तक क्या हुआ है। इसकी टीम और रेस्क्यू टीम के बारे में भी बताता है और एंड में बताता है कि इस शिप में इतना फ्यूल नहीं बचा है कि वो अरोरा शिप तक पहुंच सके। इस शिप में इनफ सप्लाई है जिससे वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। शायद अरोरा से रेस्क्यू टीम आ जाएगी मुझे बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ ग्रेट चांसेस है कि शायद मुझे भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ होगा और अगर मुझे इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखे तो मैं आपका वेट नहीं करूंगा। ये शिप सीधा मार्स पे क्रैश कर दूंगा मैं, ताकि वो बैक्टीरिया अर्थ तक ना पहुंचे। आपको ये मैसेज अगले 15 मिनट में मिल जाएगा। सो अगर आप मुझे बचाने के लिए टीम भेजोगे सो मैं वेट कर रहा हूँ। इतना मैसेज कह के वो मैसेज अरोरा पे भेज देता है और ऐसे ही वेट करते हुए बैठ जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सो दोस्तों ये थी मूवी द लास्ट डे ऑन मार्स। वाओ, काफी मस्त और सर्वाइवल वाली मूवी है।
इस मूवी का एंड थोड़ा ओपन एंडेड है कि उसको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आती है या नहीं, क्या वो इन्फेक्टेड है या नहीं, ये सब कुछ हमें डिसाइड करना है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये भले ही इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन एडविन और बाकी जो लोग मरे हुए थे उनके खून की एक भी बूंद अगर इस शिप में हो तो ये शिप इन्फेक्टेड है, जिससे कुछ भी हो सकता है। सो आइडली तो रेस्क्यू टीम नहीं भेजनी चाहिए, और अगर ये लोग भेज भी रहे हैं तो उसे आई थिंक 1-2 दिन के लिए क्वारंटीन करना रहता है, उसके बाद ही उसे अर्थ पे लेके जाएंगे। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट था एलियन मूवी का, जहाँ पे ग्रेट डिस्कवरी के पीछे अननोन सब्सटेंस आ जाता है शिप में, एंड जो भाई साहब होता है। अगर आपने एलियन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दूंगी, जरूर देखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।